जोहार सुनी साथी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। पंच परगणिया के आज की इस क्लास में व्याकरण का क्लास 1 और 2 जिनका थ्योरी क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है, उनका मॉक टेस्ट करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों ही चैप्टर से आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। पेन और पेपर लेकर के बैठिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद से देने का प्रयास कीजिएगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर 5 सेकंड से ज़्यादा समय लगता है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से आंसर लिखिएगा, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, वर्ण विचार माने विचार करोल जायला। वर्ण विचार में किसका विचार किया जाता है? वर्ण के आकार प्रकार का, लिखावट का, दुयो या फिर कोनो नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। तो वर्ण विचार में किसका विचार किया जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, माफ कीजिएगा, ऑप्शन को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ण विचार में आकार प्रकार और लिखावट दोनों पर विचार किया जाता है। ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने थ्योरी क्लास में पढ़ा था। अगर आपने थ्योरी क्लास को देखा है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। वर्ण विचार माने विचार करोल जायला, दुयो हो जाएगा। यहाँ पे वर्ण के आकार प्रकार और लिखावट दोनों पर विचार किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमचंद आहिर के अनुजाई व्याकरण के कोयटा अंक है। करमचंद आहिर के अनुजाई आपको बताना है कि व्याकरण के कितने अंग हैं। 1 अंग, 2 अंग, 3 अंग या फिर 4 अंग। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देंगे। तो यहाँ पे देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें पूछा गया है करमचंद आहिर के अनुजाय आपको बताना है कि व्याकरण के कोयटा अंग है। दोस्तों, करमचंद आहिर के अनुजाय यहाँ पे व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से हैं? मैंने जब पढ़ाया था उससे मैं बता दिया था। वर्ण विचार पहला अंग होता है, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। ये 3 अंग होते हैं व्याकरण के। तो याद रखेंगे, ये करमचंद आहिर जी के अनुसार कहा गया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, करमचंद आहिर के अनुजाई कौनटा व्याकरण के अंग नायक है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपको बताना है करमचंद आहिर के अनुजाई कौन सा व्याकरण का अंग नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार या फिर कोनो नहीं। ठीक है, माफ कीजिएगा, इसमें ध्वनि विचार। ठीक है, कौन सा है? वर्ण विचार है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है या फिर ध्वनि विचार। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अंग नहीं है व्याकरण का। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया, करमचंद आहिर के अनुजाई व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग है। कौन कौन सा? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो। ध्वनि विचार जो है ये करमचंद आहिर के अनुजाई व्याकरण के अंग नहीं होते हैं। ऑप्शन गो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, करमचंद आहिर के अनुजाई वर्ण केर कोयटा भेद आहे। वर्ण के कितने भेद है ये आपको बताना है। करमचंद आहिर के अनुजाई 1टा, 2टा, 3टा या फिर 4टा। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो करमचंद आहिर जी के अनुसार वर्ण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन खो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन खो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये 2 भेद होते हैं करमचंद आहिर जी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, करमचंद आहिर के अनुसार स्वर वर्ण नायक है। कौन सा स्वर वर्ण नहीं है ये आपको बताना है करमचंद आहिर जी के अनुसार। ई, बड़ी ई, ए, बड़े ए। ठीक है, तो इसको बताइएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, करमचंद आहिर जी के अनुजाई ए, ई, ए ये सभी स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो ए है ये हिंदी में आता है, लेकिन हम लोग पंच परगनिया में इसे नहीं पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घो। ए जो है ये स्वर वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। आपका जो आंसर है ऑप्शन घो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, करमचंद आहिर के अनुजाई स्वर वर्ण है के करमचंद आहिर जी के अनुसार कितना स्वर वर्ण है आपको ये बताना है। 10टा, 11टा, 12टा या फिर 13टा। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 6। करमचंद आहिर जी के अनुजाई स्वर वर्ण के कोयटा भेद है के, तो कितना है ये भेद नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है कितना होता है। तो स्वर वर्ण कितना होता है? 10 स्वर वर्ण आपका करमचंद आहिर जी के अनुसार होता है, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, करमचंद आहिर के अनुजाई व्यंजन वर्ण नायक है। कौन सा व्यंजन वर्ग नायक है? कौन सा व्यंजन वर्ण नहीं है ये आपको बताना है।
घो, झो, इयो या फिर मो। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को इयो जो है ये आपका व्यंजन वर्ण नहीं है। ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करमचंद आहिर जी के अनुसार है कि इयो जो है ये इसे हम लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। करमचंद आहिर जी के अनुसार कोईटा व्यंजन वर्ण है। करमचंद आहिर जी के अनुसार आपको बताना है कि कितना व्यंजन वर्ण है, 10टा, 22टा, 32टा या फिर 38टा। तो इनके अनुसार कितना व्यंजन वर्ण है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 32 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 व्यंजन वर्ण है करमचंद आहिर जी के अनुसार। ऑप्शन गो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमचंद आहिर जी के अनुयायी पंच परगनिया माने वर्ण है। करमचंद आहिर जी के अनुसार पंच परगनिया में कितना वर्ण है, आपको यह बताना है। टोटल वर्ण अर्थात कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिला करके कितने टोटल वर्ण होते हैं, ये आपको बताना है। 52, 42, 56 या फिर 48। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो। टोटल कितने वर्ण होते हैं, टोटल 42 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 आपका स्वर वर्ण और आपका 32 व्यंजन वर्ण। ये टोटल मिला करके कितने वर्ण हो गए, 42 टोटल यहाँ पे वर्ण होते हैं करमचंद आहिर की जी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच परगनिया व्याकरण माने कौन वर्णटाक प्रयोग नहीं होइला। पंच परगनिया जो व्याकरण है उसमें कौन सा वर्ण का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको बताना है। मो, नो या फिर पेटकटा मूर्धन सो या फिर सो। ये दंसो है, ये पेटकटा मूर्धन्सो है। चलिए किसका उपयोग नहीं होता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो। ठीक है, इस वर्ण का उपयोग नहीं होता है। और 100 ताले बसो जो होता है इसका भी उपयोग नहीं होता है। ये जो दंसो है इसका उपयोग होता है, लेकिन ये पेटकटा मूर्धन्सो और ताले बसो का उपयोग पंच परगनिया में नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। पंच परगना भाषा माने स्वर वर्ण के काट के कोल जायला। पंच परगना भाषा माने अर्थात कि पंच परगनिया भाषा में स्वर वर्ण को कहा जाता है। ठीक है, स्वर वर्ण के कोल जायला, स्वर वर्ण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राव वर्ण कहा जाता है, धाव वर्ण कहा जाता है, भोजान वर्ण कहा जाता है या फिर कोनो नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंच परगनिया भाषा में स्वर वर्ण को कहा जाता है राव वर्ण। ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राव वर्ण कहा जाता है। ठीक है, और व्यंजन वर्ण को कहा जाता है भोजान वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमोहन महतो के अनुसार राव वर्ण कोईटा है के। चंद्रमोहन महतो के अनुसार आप बताइए कि राव वर्ण अर्थात कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, 8टा, 9टा, 10टा या फिर 11टा। तो चंद्रमोहन महतो जी के अनुसार कितना राव वर्ण होते हैं, 8 राव वर्ण होता है। ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले हम लोगों ने करमचंद आहिर जी के अनुसार पढ़ा, कितना राव वर्ण था, 10 राव वर्ण था। लेकिन यहाँ पे चंद्रमोहन महतो जी के अनुसार याद रखेंगे 8 राव वर्ण होते हैं। ऑप्शन को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमोहन महतो के अनुसार कोईटा भोजान वर्ण है। चंद्रमोहन महतो जी के अनुसार आपको बताना है कितना भोजान वर्ण है, 30टा, 31टा, 32टा या फिर 33टा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी अपने कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। तो चंद्रमोहन महतो जी के अनुसार कितना भोजन वर्ण है, 31 भोजन वर्ण है। लेकिन हम लोगों ने करमचंद आहिर जी के अनुसार पढ़े थे कि 32 भोजन वर्ण है। लेकिन इनके अनुसार चंद्रमोहन महतो जी हैं, इनके अनुसार आपके याद रखेंगे 31 भोजन वर्ण है। ठीक है, अर्थात कि 31 यहाँ पे व्यंजन वर्ण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमोहन महतो के अनुसार राव वर्ण के कोईटा भेद है के। चलिए राव वर्ण के कितने भेद है ये आपको बताना है, 1टा, 2टा, 3टा या फिर 4टा। तो राव वर्ण अर्थात कि स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा, हुलुक स्वर वर्ण या फिर हुलुक राव वर्ण, और दूसरा है दामलो राव वर्ण। ठीक है, दोनों चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। ऑप्शन को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमोहन महतो के अनुसार हुलुक राव वर्ण के। चंद्रमोहन महतो जी के अनुसार आपको बताना है कि हुलुक राव वर्ण कौन सा है, ये आपको बताना है। ओ, आ, ई या फिर ए, कौन सा हुलुक राव वर्ण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को हुलुक राव वर्ण कौन सा है। ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ। ठीक है, ये हुलुक राव वर्ण होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, जबकि आ, ई, ए ये सब क्या है, दामलो राव वर्ण है।
दामलो अर्थात कि जिसको बोलने में थोड़ा सा टान के बोलना पड़ता है। हुलुक मतलब हुलुके जो हो जाता है, मतलब तुरंत से जो आप बोल लेते हैं तो उसको हम लोग हुलुक राव वर्ण कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुलुक वर्ण और दामलो वर्ण के और भेद के। हुलुक वर्ण और दामलो वर्ण जो है ये किसके भेद हैं? राव वर्ण के भेद हैं, भोजान वर्ण के भेद हैं, व्यंजन वर्ण के भेद है या फिर कोनो नहीं। तो ये हुलुक वर्ण और दामलो वर्ण ये राव वर्ण के भेद होते हैं। ऑप्शन को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परमानंद महतो के अनुजाय संज्ञा के कोनटा भेद ना लगे। ठीक है, तो संज्ञा के कौन सा भेद नहीं है ये आपको बताना है परमानंद महतो जी के अनुजाई। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि परमानंद महतो जी का जो व्याकरण है उसमें आपको 3 संज्ञा के भेद देखने को मिलते हैं। तो तीनों संज्ञा के भेद में से कौन सा संज्ञा का भेद यहाँ पे नहीं है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है देखिए भाववाचक संज्ञा, या फिर ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी अपने कॉपी में नोट करेंगे। आपको परमानंद महतो जी के अनुजाय बताना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। माफ कीजिएगा, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन आपको नीचे में से बताना है कि कौन सा ऐसा भेद है जो कि संज्ञा का भेद नहीं है। ये आपको परमानंद महतो जी के अनुजाय बताना है। तो दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा जो है ये परमानंद महतो जी के अनुसार संज्ञा के भेद नहीं होता है। 3 भेद कौन कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और आपका माफ कीजिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये 2 संज्ञा ऐसे हैं जो कि परमानंद महतो जी के अनुजाय ये संज्ञा के भेद नहीं मानते हैं। जबकि आप करमचंद आहिर जी का जब व्याकरण पढ़ेंगे तो वो बोलते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा भी ये संज्ञा के भेद हैं। लेकिन परमानंद महतो जी के अनुसार 3 ही भेद हमें पढ़ने को मिलता है। उन तीनों ही भेद को याद रखेंगे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, परमानंद महतो के अनुजाय कौन संज्ञाटा जातिवाचक संज्ञा है? कि कौन सा संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है ये आपको बताना है परमानंद महतो के अनुजाय। दाइल, रांची, सफाई या फिर हुमटा पहाड़। चलिए इसका करेक्ट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दाइल जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, ये परमानंद महतो जी के अनुजाई है। जबकि अगर करमचंद आहिर जी के अनुजाई देखने जाएंगे तो ये दाइल क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन परमानंद महतो का कहना है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि दाइल जो है ये हम लोग जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजीबा संज्ञा के उदाहरण है। कि ओजीबा संज्ञा का कौन सा उदाहरण है ये आपको बताना है। जो, गोहोम, दुयो या फिर कोनो नहीं, कौन सा ओजीबा संज्ञा का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो ओजीबा संज्ञा का उदाहरण यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो और गेहूं ये दोनों ही ओजीबा संज्ञा के अंतर्गत हम लोग इसको रखते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाछ किसोन संज्ञा के। जो गाछ है वो किस प्रकार का संज्ञा है? जीवा है, ओजीबा है, दुयो है या फिर कोनो नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओजीबा। ठीक है, गाछ किस प्रकार का संज्ञा है? ओजीबा संज्ञा है। हालांकि गाछ ये क्या है? गाछ जो है सजीव होता है, इसका जीवा होना चाहिए। लेकिन करमचंद माफ कीजिएगा चंद्रमोहन महतो जी मानते हैं कि ये ओजीबा संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि गाछ कहीं भी चल फिर नहीं सकता है, इसीलिए ये जो गाछ है ये ओजीबा संज्ञा के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चंद्रमोहन महतो के अनुजाई संज्ञा के भेद है। के चंद्रमोहन महतो के अनुजाई आपको बताना है कि कौन सा संज्ञा का भेद है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर कोनो नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोनो नहीं। ठीक है, क्योंकि चंद्रमोहन महतो जी के अनुजाई संज्ञा के भेद होते हैं ओजीबा और जीवा, ये सब संज्ञा के भेद नहीं होते चंद्रमोहन महतो जी के अनुसार। तो यहाँ पे कोनो नहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा का आपको उदाहरण देखना है। खेत, तमाड़, झोपा या फिर दूध। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झोपा। ठीक है, झोपा अर्थात कि किसी जगह कोई एक इकट्ठा रहता है उसको झोपा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा जो एक्चुअली गांव तरफ देखिएगा जो घास से आपका बोड़ीन बनाया जाता है, अर्थात कि एक आटी बोलते हैं उसको, या फिर आप झाड़ू बोल सकते हैं, ऐसे हिंदी में झाड़ू बोलते हैं। ठीक है, झाड़ू को बनाने के लिए दोस्तों देखिएगा बहुत सारा घास को एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है, उसी को कहा ना झोंपा। ठीक है, तो ये क्या है? समूह का बोध करा रहा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाकड़ा केसोन संज्ञा के। खाकड़ा किस प्रकार का संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा, जीवा, भाववाचक संज्ञा या फिर ओजीबा।
तो संज्ञा किस प्रकार का, यहाँ पे खांकड़ा जो है किस प्रकार का संज्ञा हो जाएगा, ये जीवा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जीवित है खांकड़ा, तो ये जीवा हो जाएगा। इसमें समूह का बोध नहीं करा रहा है तो ये समूहवाचक नहीं होगा। भाव का बोध करा रहा है, नहीं करा रहा है तो ये भाववाचक भी नहीं होगा। ओजीवा अर्थात कि मरा हुआ चीज़ को हम लोग ओजीवा संज्ञा के अंतर्गत पढ़ते हैं। खांकड़ा जो है ये जीवा संज्ञा के अंतर्गत होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ी कौन संज्ञा के उदाहरण है। भेड़ी जो है किस प्रकार का संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, जीवा, दुयो या फिर कोनो नहीं। देखिए दोस्तों, भेड़ी जो है ये जातिवाचक संज्ञा भी है और जीवा भी है। ठीक है, करमचंद आहिर जी के अनुसार जाएंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा है, और अगर चंद्रमोहन महतो जी के अनुसार देखेंगे तो जीवा, ये भेड़ी जो है जीवित है तो ये जीवा है। तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानंद महतो के अनुजाई जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण के। परमानंद महतो के अनुजाई आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है। मेला, रामपुर बाजार, जोईदा मेला या फिर कांची नदी। देखिए दोस्तों, परमानंद महतो जी के अनुजाई आपको यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा चूज करना है। ठीक है, रामपुर मेला किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का यहाँ पे बोध हो रहा है, अर्थात कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जोईदा मेला, यहाँ पे भी जोईदा मेला ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कांची नदी ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन दोस्तों मेला जो है ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, संपूर्ण मेला का बोध हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप करमचंद आहिर जी के व्याकरण के अनुसार जाएंगे तो मेला ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन चूंकि परमानंद महतो जी के व्याकरण में समूहवाचक संज्ञा का कोई नामो निशान नहीं है, इसीलिए मेला जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग इसे रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन को। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो आपसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हर एक मतलब तीनों जो व्याकरण है उसके अनुसार पढ़ना है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछे आप 95 प्लस ला सकते हैं, इस प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर करमचंद आहिर के अनुजाई संज्ञा के कोईटा भेदा है, 2टा, 5टा, 3टा या फिर 4टा। यहाँ पे बताना है करमचंद आहिर जी के अनुसार संज्ञा के भेद आपको बताना है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5टा। ठीक है, करमचंद आहिर जी के अनुसार कितना संज्ञा के भेद है, 5 है। 2टा ये किसके अनुसार है, चंद्रमोहन महतो जी के अनुसार है। 3टा ये किनके अनुसार है, परमानंद महतो जी के अनुसार है। ऑप्शन खो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, हेटेदेल कौन शब्दटा जातिवाचक संज्ञा है के। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है ये आपको बताना है। घासिया, कोडरी, कुर्मी या फिर कांथा। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बताना है, तो ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर जो है घासिया। ये एक प्रकार का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम, गांव तरफ घासिया नाम भी दिया जाता है। तो ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वर्ड को पहचानना होगा, क्योंकि देखिए घासिया अगर सोचिएगा दूसरा कुछ वस्तु का नाम है तो यहाँ पे आप गड़बड़ कर देंगे। घासिया किसी व्यक्ति का नाम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेटेदेल कौन शब्दटा समूहवाचक संज्ञा ना लगे। कौन सा शब्द ऐसा है जो कि समूहवाचक संज्ञा नहीं है। झोंपा, आखड़ा, चाउर या फिर पेठिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को चाउर। चाउर ये जो है ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि झोंपा, आखड़ा, पेठिया ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, समूह का बोध करा रहा है। ठीक है, ऑप्शन को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हेटेदेल कौन शब्दटा जातिवाचक संज्ञा ना लगे। कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है ये आपको बताना है। फेनगा, चिमटी, दुर्वा मोड़ या फिर मूसा। जातिवाचक संज्ञा का यहाँ पे बताना है कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ध्रुवा मोड़ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। यहाँ पे नाम दे दिया गया है, पार्टिकुलर मोड़ का बात किया जा रहा है, ध्रुवा मोड़। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, हेटेदेल कौन शब्दटा द्रवाचक संज्ञा ना लगे। कौन सा द्रवाचक संज्ञा नहीं है ये आपको बताना है। चुइल, मड़ुआ, बूट या फिर दाल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी अपने कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, तो कौन सा द्रवाचक संज्ञा नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये जो बूट है ये जूता वाला बूट नहीं है। ठीक है, ये आपका द्रवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये बूट वो खाने वाला बूट है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, दौल। दौल ये क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर चुइल, मड़वा, बूट ये सभी द्रवाचक संज्ञा है। ठीक है,
और इसमें पूछा गया था कौन सा द्रववाचक संज्ञा नहीं है, तो दौल जो है ये द्रववाचक संज्ञा नहीं है। दाल अगर रहता तो ये द्रववाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ पे दौल है, दाल नहीं है। ठीक है, दौल मतलब वही समूह में जो चीज़ आदमी लोग रहते हैं उसको दौल कहा जाता है। हेटे तेल कौन शब्दटा समूहवाचक संज्ञा ना लगे, कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है ये आपको बताना है। पात्रा, आखड़ा, साधु या फिर मेला। तो देखिए दोस्तों, समूहवाचक जिसमें समूह का बोध होता है उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। साधु जो है ये आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचपरगनिया भाषा माने संज्ञा टाके का कोयला। संज्ञा को पंचपरगनिया भाषा में क्या कहा जाता है? अवजी कहा जाता है, सारान कहा जाता है, नाम या फिर सारीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाम। पंचपरगनिया भाषा में संज्ञा को क्या कहा जाता है? नाम कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, ओजीवा संज्ञा के उदाहरण है। ओजीवा संज्ञा का आपको उदाहरण देना है सियार, भेड़ी, खांकड़ा या फिर बोही। तो ओजीवा संज्ञा का आपको यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे उदाहरण देना था, बोही आपका इसका उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानंद महतो के अनुजाई जातिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा है परमानंद महतो के अनुजाई? सुवर्णरेखा नदी, कोलोम, रांची, हुमटा पहाड़। तो परमानंद महतो जी के अनुसार कोलोम जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, भाकुआपान किसों संज्ञा है कि ये किस प्रकार का संज्ञा है? भाववाचक, द्रववाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा। भाकुआपान किस प्रकार का संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे, जो कि आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से संबंधित थे। आगे हम लोग इसी प्रकार चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और मॉक टेस्ट को करते जाएंगे। आपका कितना स्कोर हुआ जरूर से बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।